Pointers are variables which can hold memory address of memory. addresses of another variable. ठीक है, और हमने कहा था पॉइंटर्स की जो एप्लीकेशन है वो हम करेंगे डायनामिक मेमोरी के अंदर. ठीक हो गया. तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर कहाँ पर होती है? आपकी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू होती है. तो आज बेसिकली जो हमने चीज़ पढ़नी थी वो हमने पढ़नी थी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के वेरिएबल्स को किस तरह से यूज़ करके हम डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करवा सकते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है क्या. तो हमने जो अभी तक चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि मेमोरी क्या, जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो उसमें हम बात कर रहे थे मेन मेमोरी. ठीक है, मेन मेमोरी के बाद हमने कहा कि हम जो अभी फिलहाल काम कर रहे थे पीछे वो सारा किस मेमोरी के ऊपर काम कर रहे थे? स्टैटिक मेमोरी के ऊपर. ठीक है ना. तो बेसिकली मेमोरी की 3 टाइप्स हैं अगर हम C++ के कॉन्टेक्स्ट में देखें. तो पहला है जी, एक तो स्टैटिक मेमोरी है, दूसरी जो है उसको हम कहते हैं जी डायनामिक या. ठीक है, और जो तीसरी चीज हमने देखी थी वो थी स्टैक. ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर. तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या था? जिसमें के कंपाइल टाइम पर हमें बताना ज़रूरी होता है कि साइज ऑफ वेरिएबल क्या होगा. ठीक है, और हमने कहा था डायनामिक मेमोरी हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें साइज ऑफ वेरिएबल इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. ठीक है, जब हमें साइज ऑफ वेरिएबल नहीं पता था, लेट से हम एरेज की जब बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि यूजर अब हमें नहीं पता कि क्या एरे में साइज एंटर करता है. ठीक है, तो जब साइज ऑफ एरे हमारे पास अननोन था तो मैंने कहा था हम इसके लिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को बाद में यूज करेंगे. वो किस तरह से करेंगे? तो पहला पर्पस जो हमें नजर आया है वो तो ये था कि हमने डायनामिक मेमोरी इसलिए यूज करनी है कि हमारे पास अगर कंपाइल टाइम पे साइज गिवन नहीं होगा कि हमने उसको क्या बेसिकली स्पेस प्रोवाइड करनी है टू एलोकेट दैट वेरिएबल के लिए लोकेशन जिसमें वो अपनी वैल्यू रखवा सके. तो वो जो चीज़ है वो डायनामिक मेमोरी के अंदर हम सॉल्व करेंगे. अब डायनामिक मेमोरी क्या है और स्टैटिक का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अभी मैं ना अलग से लिख के दिखाती हूँ. पहली चीज़ हम अभी फाइंड कर रहे हैं कि क्यों हम इसको यूज़ कर रहे थे. तो स्टैटिक मेमोरी में हमने बताया था जी कंपाइल टाइम पे हमें पता होता है साइज एग्जैक्टली क्या होगा, तो वैल्यूज उसको एग्जैक्टली अलाउ कर देती हैं कि जी इतना साइज मेमोरी में हमने इस वेरिएबल के अगेंस्ट एलोकेट करना है. ठीक है, और अगर हम डायनामिकली बात करें तो डायनामिक में क्या होता है कि हमें साइज ऑफ वेरिएबल क्योंकि अब पता नहीं है कि कितने लेट्स से एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर, तो हम उस एरे को कितना साइज एलोकेट करें. तो जब वो चीज़ हमारे लिए अननोन थी तो उसको हम अब क्या करेंगे डायनामिक के थ्रू सॉल्व करेंगे. लास्टली हमने जो मेमोरी देखी थी उसे हम स्टैक कहते हैं. स्टैक क्या था? पहली चीज ये हमने फंक्शन कॉल्स के अंदर यूज किया था. ठीक है, दूसरी चीज जो हमने देखी थी इसमें क्या काम हो रहा था? फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो चीज सबसे लास्ट में आती थी, जो उनकी कॉल सबसे लास्ट में इसमें रखी जाती थी, उस कॉल को वापस रिटर्न किया जाता था सबसे पहले. ठीक है, फिर उसके बाद वन बाय वन, तो जो सबसे पहले कॉल गई होती है वो सबसे एंड में रिटर्न होती है. तो बेसिकली जो स्टैक है आपका, ये आपकी फंक्शन कॉल्स के अंदर यूज होता है और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है. ठीक है, हीप भी आपका डेटा स्ट्रक्चर ही होता है. ठीक है, ये आपका
कंपाइल टाइम पे काम करता है, ठीक है। प्लस इसके अंदर ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स क्रिएट होते हैं और उनको मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स इसके अंदर क्रिएट होते हैं और खुद ही वो डीएलोकेट हो जाते हैं। जैसे ही फंक्शन कॉल्स एंड होती जाती हैं वो साथ साथ डीएलोकेट होते जाते हैं। तो बेसिकली ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन होती है जब उनकी फंक्शन की कॉल्स आती हैं, और जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म होती है तो उनकी डिक्लेरेशन और जो एलोकेशन हुई होती है सारी वो चीज़ खत्म कर दी जाती है, डीएलोकेट कर दी जाती है और स्पेस को फ्री कर दिया जाता है। तो ये एक ऑटो प्रोसेस होता है। जब हम स्टैटिक मेमोरी की बात करते हैं तो स्टैटिक मेमोरी भी आपकी ऑटो होती है, ठीक है। इसमें ऑटो क्या चीज होती है, ये ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी को एलोकेशन और वेरिएबल्स एंड डिफरेंट आइडेंटिफायर्स, ठीक है। अब वो ऑटो कैसे होती है, क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम आपका लिखा जाता है तो आप कभी स्पेसिफाई नहीं करते कि फलानी जगह पे जाकर हमारे प्रोग्राम में ये ए को ये जगह दो और इसको इतनी स्पेस दो, ये करो वो या वो करो। हम सिर्फ उसको लिख देते हैं कि इंट ए इक्वल्स टू 10, तो वो उस चीज को यूज कर लेता है। अभी बेसिकली ये सारी जो चीज़ है ये थ्योरेटिकली मैं लिख रही हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए। एक्चुअली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो कैसे रही होती हैं बैकएंड पे, वो चीज़ आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब डिफरेंस आपको इस तरह से इस चीज़ का समझ आएगा। बेसिकली होता ये है कि ये अगर आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना स्टैटिक डाटा रखवा रहे थे, ठीक है, और वो स्टैटिक मेमोरी में हम डाटा किस तरह से लिखवाते थे, इंट ए इज इक्वल टू 5। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट चलती थी तो ये कंपाइल टाइम पर ए को मेमोरी में कोई एड्रेस पे स्टोर करवाती थी और उसके बाद ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर करवा देती थी, ठीक है। तो ये चीज आपकी कहला रही थी स्टैटिक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन में मेमोरी ने खुद ही से जैसे ही प्रोग्राम क्रिएट हुआ, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंपाइलेशन स्टार्ट हुई, तो उसने क्या किया कि इसको मेमोरी में एलोकेट कर दी है एक स्पेस, एलोकेट की है स्पेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। कब, जैसे ही प्रोग्राम का ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ था, ठीक है। अब ये चीज आपने देखी स्टैटिक मेमोरी के अंदर हो रही थी, ठीक है। तो जब हम डायनामिक मेमोरी की बात करते हैं तो डायनामिक मेमोरी एक्चुअली क्या करती है, हम कहते हैं उसके अंदर यूज होता है आपका हीप, ठीक है। हीप भी आपकी मेमोरी लोकेशन ही है जिसके कोई ना कोई एड्रेसेस होते हैं जिस तरह से दूसरी मेमोरी के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जब हमें साइज अननोन हो तो हम उस टाइम पे कहते हैं कि हम डायनामिकली एलोकेट करने लगे हैं। तो डायनामिक एलोकेशन का मतलब है कि एलोकेशन ऑफ मेमोरी मैनुअली डन बाय प्रोग्रामर, ठीक है। यानी कि रन टाइम पे प्रोग्रामर खुद स्पेसिफाई करेगा कि जी मुझे अब मेमोरी एलोकेट कर दो यहाँ पर इतनी, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है कि डायनामिकली जो मेमोरी एलोकेशन है वो ऑटो नहीं हो रही, उसमें प्रोग्रामर को खुद बताना पड़ता है मैनुअली कि कहाँ पर जाकर उसने डाटा को स्टोर करवाना है और उस डाटा के लिए कितनी स्पेस हमें रिक्वायर्ड होगी,
ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ, पहली चीज के यूजर को जब अननोन हो साइज आपको, ठीक है, और दूसरी चीज जब प्रोग्रामर को खुद से उस चीज को मैन्युअली परफॉर्म करना पड़े, मेमोरी एलोकेशन को, तो उस चीज को हम कहते हैं कि जी ये डायनामिकली एलोकेशन हो रही है। ठीक है। ऊपर जो भी हमने चीज देखी थी वो ऑटोमेटिकली एलोकेट करता था, जैसे ही आप प्रोग्राम के यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आते थे और यहाँ पर लिखा होता था जब इंट a इक्वल्स टू 5, तो वो ऑटोमेटिकली इस चीज को मेमोरी में क्रिएट करता था। और फिर क्रिएट करने के बाद जब जैसे ही आप एंड ऑफ ब्लॉक पे आते थे या एंड ऑफ कोड पे आते थे, तो क्या होता था, ये चीज ऑटोमेटिकली मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाती थी। हमने यही कहा था कि वो जैसे ही क्रिएट होंगे तो जैसे जैसे वो कोड चलता जाएगा और अपने ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर निकलेगा, तो ब्लॉक ऑफ कोड से निकलने के बाद उसका स्कोप खत्म हो गया, दैट मीन्स मेमोरी में वो वेरिएबल डी एलोकेट कर दिया, यानी वो डिस्ट्रॉय कर दिया मेमोरी के अंदर। ठीक है। तो ये चीज हो रही थी आपकी स्टैटिस्टिक। डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिकली क्या होता है, आपके हीप के अंदर हमने मैनुअली एलोकेट करवानी है मेमोरी। अब वो मैनुअली एलोकेशन कैसे होगी, सबसे पहली चीज कोड के अंदर हम आते हैं। ठीक है। कोड के अंदर आएंगे, वो क्या कहता है, एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम जो स्टैक और हीप है ये मेमोरी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हाँ, वो एक्चुअली मेमोरी की डिवीजन की गई हुई होती है। मैं ये कोड आपको ना, अच्छा जी, होता ये है कि अगर ये आपकी मेमोरी है ना ओवरऑल, ठीक है, तो मेमोरी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक इसका हायर एंड होता है, एक इसका लोअर एंड होता है। जो लोअर एंड होता है वहां पर सबसे पहले आपका सोर्स कोड रखा जाता है। ठीक है। ठीक पूरा है। सोर्स कोड मेन मेमोरी के अंदर लाया जाएगा और वन बाय वन उसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। ठीक है। सोर्स कोड के बाद ये हमारे पास स्पेस रिक्वायर्ड होती है जहां पे इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन आती जाती हैं और हम उसको स्टैटिक वे में जो होता है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये पोर्शन आपका होता है स्टैटिक मेमोरी का, जहां पर वन बाय वन सारी आपकी एलोकेशन हो रही होती हैं। ठीक है। उसके बाद जो पोर्शन होता है, समहाउ कुछ लोग कहते हैं जी स्टैक होगा, कुछ कह देते हैं जी ये हीप होगा, कुछ कहते हैं स्टैक ऊपर आएगा और हीप नीचे आएगा। ठीक है। तो इस तरह से मेमोरी का ये लोअर एंड होता है। ठीक है। और ये आपका हायर एंड होता है। ठीक है। तो उसको डिवाइड उसने इस तरह से किया होता है कि ये पोर्शन जो है यहाँ पर आपका स्टैटिक डाटा सारा होगा और सोर्स कोड आपका पड़ा होगा। ठीक है। जो कि जी। जिसका कि मेमोरी में सबसे ज्यादा समझ लें फास्ट चलना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी तरफ डायनामिक जो पोर्शन होता है वो ये वाला होता है। ठीक है। इस पोर्शन के अंदर हम रखवा सकते हैं अपना जो मैनुअली जितनी भी एलोकेशन और डी एलोकेशन करनी है। तो मोस्टली होता यह है कि जब हमें रन टाइम पे वैल्यूज देनी हो, जब हमें आइडिया ना हो कि कितनी हमें मेमोरी में स्पेस चाहिए है, एक तो तब, और दूसरा हम कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा हमें एक्सपेक्टेड हो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एरेज वगैरह के अंदर आना है, तो उस टाइम भी हम उनको डायनामिकली एलोकेट करवाते हैं, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि कितना ज्यादा डाटा आना है। तो वही चीज आ गई कि जब यूजर को अननोन हो, प्रोग्रामर को अननोन हो कि कितना हमें यहाँ पे डाटा एंटर करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे हम डायनामिकली उसकी एलोकेशन करवाते हैं। ठीक है। ठीक तो है मैम। बेसिकली मेमोरी वही है, लेकिन उसको कुछ पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है और उन पोर्शंस के ऊपर एक्सेसिबिलिटी के लिए समझ लो कुछ राइट्स रखे हुए हैं। तो जो स्टैटिक है मेमोरी का पोर्शन, उसको वो ऑटोमेटिकली खुद ही से एक्सेस करती है और उसमें खुद ही एलोकेशन करके खुद ही से डी एलोकेट कर देती है जब प्रोग्राम का स्कोप खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम जी। डायनामिक वाली मेमोरी पोर्शन के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर हमें खुद से एलोकेट करवाना पड़ता है वेरिएबल्स के लिए मेमोरी को। ठीक है। और फिर उसके बाद खुद से उसको डी एलोकेट भी करवाना पड़ता है।
ठीक है। वजह ये है ठीक कि है। अगर हमने उसको खुद एलोकेट करवाया और वो ऑटो नहीं है, तो एलोकेट करने का मतलब है कि वो स्पेस हमने फिल कर ली है, ठीक है। और अगर हम हम्म, उसको एंड पे स्पेस को फ्री नहीं करके जाएंगे, उसको डी एलोकेट नहीं करके जाएंगे, तो वो स्पेस फिल ही रहेगी। और उसकी वजह से क्या होगा, एक फिनोमेना, उसको हम कहते हैं जी मेमोरी लीकेज। एट द एंड क्या होगा, आपकी सारी मेमोरी तो फिल पड़ी होगी क्योंकि आपने उसको डिलीट ही नहीं किया था, तो फिर आप उस चीज को जब एक्सेस ही नहीं कर पाओगे तो डायनामिक मेमोरी भी नहीं आपकी कर पाओगे क्योंकि मेमोरी में इतनी स्पेस ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो डायनामिक मेमोरी का एक ये चीज बहुत कॉमन है कि जब भी आप डायनामिक मेमोरी यूज करते हैं तो एक्सप्लिसिटली आपको एलोकेशन करनी पड़ती है और उसके अगेंस्ट आपको डी एलोकेशन मस्ट करनी होती है, क्योंकि अगर आप डी एलोकेट मेमोरी को नहीं डायनामिकली जो एलोकेट की गई थी उसको करके जाओगे तो उसके अगेंस्ट आपकी मेमोरी में स्पेस फिल होती जाएगी और फिर एंड पे मेमोरी लीकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से कि आपकी मेमोरी में स्पेस नहीं रहेगी मजीद कोई डाटा को अपने अंदर स्टोर करवाने की, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं कोड लिख रही थी आपके लिए कि इसके अंदर हमने करना क्या है। अच्छा जी, जो हम स्टैटिक एलोकेशन कर रहे थे उसके अंदर हमने देखा था कि एक आपने ए वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का और उसको 10 वैल्यू असाइन की, बी वेरिएबल लिया उसको 10 वैल्यू असाइन कर दी। इसके अलावा हमने देखा हमने पॉइंटर्स एलोकेट किए थे, ठीक है, मेमोरी के अंदर, वो भी स्टैटिकली थे। अब जो डायनामिकली मेमोरी होती है उसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि उसमें हम मेमोरी को नेम नहीं दे सकते, ठीक है, उसमें मेमोरी को नेमिंग नहीं दी जा सकती, ठीक हो गया। तो इस वजह से जब हम इस मेमोरी को एक्सेस करना चाहेंगे हीप वाले पोर्शन को, इसको जो मैंने अलग ड्रॉ आपको करके दिखाया है, इस पोर्शन को जब आप एक्सेस करना चाहोगे तो इसमें आप उस तरह से नाम नहीं दे सकोगे एड्रेस के अगेंस्ट के ये लेट से एड्रेस 005 का नाम आपने ए रखा था तो आप उसको ए से अब एड्रेस नहीं कर पाओगे, आपको उसका एड्रेस ही स्पेसिफिकली यूज करना पड़ेगा टू एक्सेस दैट मेमोरी लोकेशन। तो उसके केस में हमने कहा था कि हम पॉइंटर्स यूज करेंगे क्योंकि पॉइंटर्स अपने अंदर एड्रेस ऑफ मेमोरी होल्ड करते हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं जी एक मैम। डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करने लगी हूँ। एक पॉइंटर पहले मैंने क्रिएट किया है पीटीआर के नाम से और उस पीटीआर के अंदर मैं एक डायनामिक मेमोरी के अंदर वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंटर के अंदर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लिखना है जी न्यू। न्यू का कीवर्ड जब आप लिखोगे तो ये आपका न्यू के ऑपरेशन को चला देगा। उसके अगेंस्ट क्या होगा, न्यू का ऑपरेशन आपका चेक करेगा कि क्या डायनामिकली मेमोरी जो है, जो हमारा हीप है, उसके अंदर क्या सफिशिएंट मेमोरी पड़ी हुई है। अब वो कितनी उसको मेमोरी चाहिए वो आप आगे लिखोगे। अब लेट्स से मैं कह रही हूँ मुझे इंटीजर टाइप का सिर्फ एक वेरिएबल है जो डायनामिक मेमोरी में क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो न्यू का ऑपरेशन जो है वो जाकर हीप में, ये जो आपका हीप है, ये हीप के अंदर जाएगा और चेक करेगा कि क्या हमारे पास इतनी स्पेस पड़ी हुई है। तो कितनी स्पेस, इंटीजर टाइप को कितनी स्पेस चाहिए होती है, मैम 4 बाइट। 4 बाइट्स चाहिए होती हैं। तो वो जाकर चेक करेगा कि क्या हमारे हीप के अंदर 4 बाइट्स स्टोर कराने की स्पेस पड़ी हुई है। ये न्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। जब वो ये चीज ठीक। चेक करेगा कि क्या न्यू हीप के अंदर 4 बाइट्स अवेलेबल हैं, तो वो फिर क्या करेगा, उसके अगेंस्ट न्यू इनिशियलाइज करेगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो वो इसके अगेंस्ट लेट से यहाँ पर आपको ये 4 बाइट्स एलोकेट कर देगा, ठीक है। अब वो एड्रेस नहीं इसको, ओ सॉरी, नेम नहीं दे सकता। लेट से इनके एड्रेस थे 001 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पर एड्रेसेस थे 006 007 008, ठीक है। तो जब यहाँ पर आए आप तो न्यू ने आपको मेमोरी में, कौन सी मेमोरी है ये आपकी, डायनामिक मेमोरी है, ठीक है, जिसमें आपने खुद से एक्सप्लिसिटली मेमोरी को एलोकेट करवाया है। कितनी मेमोरी, अभी इंटीजर टाइप आपने कहा है तो दैट मीन्स उसने हमें 4 बाइट्स मेमोरी में एलोकेट कर दिए। इसके अलावा न्यू दूसरा काम क्या करेगा,
वो ये वाला एड्रेस उठाएगा और इस एड्रेस को आपको रिटर्न करवा देगा इस पॉइंटर के अंदर, ठीक है। और हमने कहा था जब हमारे पास एड्रेस ऑफ मेमोरी होगा तो हम उसके थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं उस मेमोरी लोकेशन पर पड़े हुए कंटेंट को, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आते हैं और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस जो न्यू मेमोरी लोकेशन मैंने क्रिएट की है इंटीजर टाइप की डायनेमिकली, उसके अंदर मैं कोई वैल्यू रखवाऊँ। लेट्स से मैं 500 रखवाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, पॉइंटर को डी रेफरेंस करूँगी, ठीक है, और फिर उसके बाद वहां पर 500 स्टोर करवा दूंगी। जैसे ही मैं ये इंस्ट्रक्शंस लिखूंगी तो उसके अगेंस्ट क्या होगा कि ये चीज यहाँ 500 मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर करवा देगा, ठीक है, क्योंकि पीटीआर के अंदर इस टाइम क्या पड़ा हुआ था, एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी। और जब मैंने इसको डी रेफरेंस किया है तो उसने उस मेमोरी के एड्रेस को डी रेफरेंस करके वहां पर वैल्यू 500 स्टोर करवा दिया, ठीक है। जी मैम। इसमें किसी को कोई इशू है? मैम नो एक मैम। इशू के आपने जैसा कि बोला कि मेमोरी जो है वो जी अगर स्टैटिक नहीं है तो वो डायनामिक में उसको मतलब चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर तो इंटीजर के 4 बाइट्स फिक्स हैं। हम्म। तो तो इस तरह से फिर ये कैसे पता चलेगा कि डाटा जो इनकमिंग है वो 4 बाइट से ज्यादा है या कम है? मेरा वो ख्याल है कि अभी डायनामिक। अभी मैंने इस वजह से इंटीजर की एग्जांपल लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली अभी मैं एरे की जब आपको एग्जांपल लूंगी ना फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा, अभी बेसिकली इस चीज को जो मैंने अभी लिखा है इसको हम रन करते हैं। सबसे पहले ये वाली अगर इंस्ट्रक्शन देखें तो इस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट क्या होगा, कोई ए मेमोरी लोकेशन में 10 स्टोर करवा दिया जाएगा स्टैटिक, ठीक है। ये भी आपका स्टैटिक डाटा है तो इस स्टैटिक डाटा को भी वो स्टैटिक मेमोरी वाले पोर्शन में स्टोर करवा देगा। जो पॉइंटर आपका क्रिएट किया गया है पीटीआर, वो भी स्टैटिक मेमोरी के अंदर क्रिएट किया गया था और उसमें डायनामिक मेमोरी का कोई 4 बाइट इंटीजर का एड्रेस रखवाया गया और वो क्या था, 005, ठीक है। तो वो 005 अब यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये काम किसने किया था, ये न्यू ऑपरेशन ने किया था, ठीक है। न्यू ने क्या किया था, सबसे पहले तो उसने 4 बाइट्स जाकर एलोकेट की और फिर उसके बाद उन 4 बाइट्स का जो एड्रेस था वो न्यू ने पीटीआर को रिटर्न करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने स्टेटमेंट की थी वो उसने कहा कि डी रेफरेंस करें पीटीआर को और उसके अंदर 500 स्टोर करवाएं, तो उसने डायनामिक मेमोरी में जाकर 500 को स्टोर करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया कि एक डायनामिक मेमोरी में आपने किस तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट को एक्सेस किस तरह से करना है यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। इसके बाद अगर मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस नहीं होगी तो फिर न्यू का जो ऑपरेशन है वो आपको क्या रिटर्न करेगा, तो उस केस में न्यू का ऑपरेशन आपको एक एरर मैसेज दे देगा, ठीक है, कि मेमोरी में स्पेस नहीं है इतनी, ठीक है। तो वो चीज जो है उसको भी मैं आपको कोड के थ्रू बाद में बताती हूँ कि वो किस तरह से आएगा। अभी फिलहाल मेमोरी क्रिएट हो गई, हमने अपना काम परफॉर्म कर लिया, कोई जो भी उसकी लाइन ऑफ कोड था, और लाइन ऑफ कोड परफॉर्म करने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि अपना ब्लॉक ऑफ कोड खत्म कर दें। तो जब हम अपने कोड से बाहर निकलने लगेंगे तो जो आपकी रिटर्न 0 वाली स्टेटमेंट होती है वो रिटर्न 0 करने से पहले आपने इस मेमोरी को फ्री करके जाना है। अब इस मेमोरी को आपने फ्री कैसे करना है, ये मेमोरी अगर आप फ्री नहीं करेंगे तो इसकी जो आपकी परसिस्टेंसी है ना वो होगी वो प्रोग्राम के स्कोप पे डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए अगर आप प्रोग्राम एंड भी कर दोगे तो ये चीज वहां पर स्टोर रहेगी अनलेस कि आप खुद से एक्सप्लिसिटली इसको डिलीट नहीं करके जाओगे, ठीक है। तो इसलिए एक्सप्लिसिटली इसको डिलीट करना है। डिलीट कैसे करना है, आपने डिलीट के ऑपरेशन को कॉल करना है यूजिंग डिलीट, ठीक है। और डिलीट के बाद आपने क्या लिखना है, उस पॉइंटर का नाम जिसके अंदर के वो एड्रेस होल्ड हुआ होगा, डायनामिक मेमोरी का एड्रेस होल्ड हुआ होगा।
अगर तो स्टैटिक मेमोरी का आपने एड्रेस रखवाया था तो नो वरीज, वो ऑटोमेटिकली खुद ही उसको डीएलोकेट करेगा। लेकिन अगर आपने डायनामिकली न्यू के कीवर्ड को यूज करते हुए, न्यू ऑपरेशन को यूज करते हुए मेमोरी को एलोकेट करवा के पॉइंटर में एड्रेस रखवाया था, तो उस पॉइंटर को डिलीट करना आपके लिए जरूरी है, ताकि वो इस मेमोरी जो 500 जिसके अंदर पड़ा हुआ है उसको फ्री करके जाए। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा आप इस तरह से कर सकते हो कि आप पीटीआर के अंदर नल रखवा दो। ठीक है, तो जब आप नल रखवा देंगे दैट मीन्स वो किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा, तो इस तरह से भी वो उस मेमोरी को डी रेफरेंस कर देगा। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, आपकी मेमोरी के अंदर ये जो चीज है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी जब ये डिलीट की कमांड पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हाँ जी। जी मैम ठीक है। मैम एक क्वेश्चन यहाँ पर था कि डायनेमिक मेमोरी में हीप और स्टैक दोनों एट अ टाइम यूज हो रहे होते हैं, यानी कि एक जगह पर उस पॉइंटर की लोकेशन को असाइन किया जा रहा होता है, दूसरी पर उसकी वैल्यू को, ऐसे ही मैम? देखो वो स्टैक नहीं है, वो बेसिकली होती है आपकी स्टैटिक मेमोरी। स्टैक जो होता है वो उसके ऊपर एक अलग चीज है। स्टैटिक मेमोरी ये है, ये आपकी स्टैटिक मेमोरी है, ये आपका स्टैक है। ठीक है, स्टैक जो है वो अपने ठीक है। अंदर फंक्शन कॉल्स को रखता है, जिसमें कि पुश एंड पॉप चल रहा होता है कि जो आपने पहले चीज सबसे पहले पुश कराई है वो सबसे एंड में पॉप की जाएगी। पॉप मीन बाहर निकालना, उसमें से चीज को वापस गेट करना। ठीक है, जी जी। तो स्टैक जो है वो बेसिकली फंक्शन कॉल्स के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया था कि फंक्शन कॉल जब आती है तो सबसे पहले जिसने कॉल की थी उसका एड्रेस स्टोर करवाया, क्योंकि कंटेंट्स वापस वहीं पे रिटर्न करने होते हैं काम करने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी कॉल आई, तीसरी आई, चौथी आई, वो स्टैक पे ऊपर इस तरह से। ये अगर आपका स्टैक था तो स्टैक के अंदर तो यहाँ पर फंक्शन कॉल 1 आई, फिर फंक्शन कॉल 2 आई, फिर 3 आई और 4 आई और फिर 5 आई। तो जब रिटर्न करना है तो सबसे पहले उसने रिकर्जन में 5 का रिजल्ट सबसे पहले रिटर्न किया। तो ये चीज सबसे पहले पॉप होगी। पहले ये पुश हो रही थी चीजें, यहाँ पर जब ये जा रही थी इसके ऊपर तो ये पुश की जा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक वो है। पुश पॉप होगी जो सबसे लास्ट में डाली गई थी, तो इसलिए मैं कहती हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 5 पॉप होगा, 5 के रिजल्ट के बाद हम 4 का रिजल्ट पॉप करेंगे, फिर 3 का, फिर 2 का और फिर सबसे एंड में 1 का। तो जब सबसे पहले कॉल की जाती है, जो मेन कॉल होती है, वो सबसे एंड में फिर आपकी फैसिलिटेट होती है, क्योंकि उसने सबके रिजल्ट्स गेट करके तो फिर एक फाइनल रिजल्ट देना होता है। तो स्टैक आपका इस जगहों पे यूज होता है जहां पर आपको इस तरह की कुछ चीजें चाहिए हो कि जो आपने सबसे एंड में डाला था वो आपको सबसे पहले रिजल्ट गेट करके दे। ठीक है, तो जो मैम आपकी जहाँ पर आपने पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवाया है वो स्टैटिक मेमोरी है, ऐसे ही? वो स्टैटिक मेमोरी है। ठीक है, ठीक है मैम। जी। तो ये चीज स्टैटिक मेमोरी के अंदर आपकी क्रिएट की गई है और ये ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म होगी जब आपकी ये ब्लॉक ऑफ कोड एंड होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये डायनामिक मेमोरी में आपने चीज क्रिएट की थी उसका एड्रेस आपका क्योंकि पॉइंटर के अंदर होल्ड करवाया हुआ था, तो इसलिए हमें पॉइंटर को यहाँ से डिलीट करना होगा। तो वो जो ये कनेक्शन बिल्ड हुआ था वो इस कनेक्शन को खत्म करेगा और इस मेमोरी को फ्री करवा देगा। दूसरी ऑप्शन ये है यहाँ पर नल रखवा दें, नल रखवा देंगे तो उससे क्या होगा, तो भी ये कनेक्शन जो होगा वो उसको खत्म कर देगा और आपकी स्पेस फ्री हो जाएगी या मेमोरी डी एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है, यस मैम। तो बेसिकली डिलीट का फंक्शन क्या कर रहा है, डिलीट ऑपरेशन आपके ऑब्जेक्ट्स जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो डिलीट ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो प्रोग्रामर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये चीज जो डायनामिकली उसने क्रिएट की है उसको डी एलोकेट करके जाए। ठीक है, तो ये पॉइंटर को फ्री कर देता है और पॉइंटर के अंदर नल रखवा देता है। इस तरह से जो आपकी डायनामिक मेमोरी होती है वो फ्री हो जाती है। ठीक है, जी अ, मैम। ये कौन है? हाँ जी, मैं नेक्स्ट पेज पे ही जाने लगी हूँ। अच्छा जी, ये यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस मैम।
अच्छा जी, अब अगर हम इसका कोड अब ज़रा साफ सुथरा करके लिखें तो वो किस तरह से आएगा? बेसिकली ये होता ही है कि इंट स्टार एक पॉइंटर हमने लिया, ठीक है? उस पॉइंटर के अंदर मैंने एक न्यू डायनामिक मेमोरी अब क्रिएट करने लगी हूँ। तो वो न्यू के थ्रू लेट से मैं एरे यूज़ करना चाह रही हूँ इस बार। हाँ, इसको कर लेते हैं ptr इक्वल्स टू न्यू इंट। इसका मतलब है ये एक डायनामिक इंटीजर वेरिएबल, ठीक है? और जब ये वाले की बात करेंगे, इस चीज का क्या मतलब है? तीसरी चीज, हाँ जी, अब हो गई आपकी प्रॉपर डायनामिक एलोकेशन। जी मैम, मास्टर जी अफरा से अब आपको समझ आ गई जो मैं बात कह रही थी आपको? यस मैम। अच्छा, यहाँ पर देखो हमने सिंपल एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है वो मैंने डिक्लेयर करवाया है मेमोरी के अंदर। अभी मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं रखवाया, ठीक है? तो बेसिकली जब ये कोड चलता है मेमोरी के अंदर तो ये कैसे वर्क करेगा? ये आपकी अपनी मेमोरी थी जो आपकी स्टैटिक मेमोरी है, मैं स्टैटिक ही इसके अंदर लिखती हूँ, ठीक है? जो आपकी स्टैटिक मेमोरी थी उसमें एड्रेसेस हम रख लेते हैं ए बी करके, ए बी सी डी, ठीक है? ये एड्रेसेस थे। तो यहाँ पर पहले एक पॉइंटर ptr क्रिएट किया गया है, ठीक है? उसके बाद उस एक पॉइंटर p क्रिएट किया गया है और एक तीसरा पॉइंटर कौन सा क्रिएट किया गया है? aptr साइज क्रिएट है और aptr क्रिएट किया गया है। अच्छा जी, दूसरी जो चीज यहाँ पर हो रही है वो हीप के अंदर हो रही है, ठीक है? ये आपका हीप था। हीप के अंदर लेट से 1 2 3 करके आपके एड्रेस रखे हुए हैं, ठीक है? तो अब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब चलेगी तो उसके अगेंस्ट क्या होगा? यहाँ पर कोई लेट से न्यू इंटीजर टाइप का मेमोरी एलोकेट की गई है न्यू के थ्रू, ठीक है? और उसका एड्रेस ptr में रखवाया गया है, ठीक है? न्यू के थ्रू क्रिएट की और ptr को उसने रिटर्न किया एड्रेस, वो एड्रेस क्या था? 04, ठीक हो गया? उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन, उसमें उसने p को डिक्लेयर किया, p डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर होने के बाद उसने p के अंदर न्यू के थ्रू एक एरे ऑफ 10 इंटीजर्स रखवाई है, ठीक है? तो दैट मीन्स कि अब वो एरे के अंदर 10 इंटीजर्स, तो लेट से ये 10 इंटीजर्स उसने स्टोर करा लिए। तो ये जो पूरी एरे के लिए उसने मेमोरी एलोकेट की है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो 06 है वो ptr के अंदर वो रखवा देगा, दैट इज 06, ठीक है? मेरा हीप छोटा इस टाइम पड़ गया।
अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है साइज वेरिएबल। तो साइज वेरिएबल आपका स्टैटिक मेमोरी में क्रिएट हुआ और उसमें यूजर से वैल्यू ली। यूजर ने लेट से उसके अंदर 50 वैल्यू एंटर कर दिया, ठीक है। जब 50 वैल्यू स्टैटिक मेमोरी के अंदर स्टोर होगी और जब आप APTR क्रिएट करोगे स्टैटिक मेमोरी में, तो न्यू उसके थ्रू जब कनेक्शन बनाएगा तो वो किस तरह से बनेगा आपका, पहले ठीक है। तो बेसिकली ये क्या काम करेगा, साइज क्या था आपका 50, तो लेट से ये आपकी 50 की एरे उसने रन टाइम पे यूज की है और इसका स्टार्टिंग एड्रेस था 051, ठीक है। तो उसने APTR में 051 का स्टार्टिंग एड्रेस उठा लिया, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हो कि हम इस APTR1 के अंदर इस वाली एरे के अंदर कोई वैल्यूज रखवाएं, तो वो वैल्यूज किस तरह से रखवाई जाएंगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप पॉइंटर्स में काम कर रहे थे। लेट से हम कहते हैं एक फोर का लूप लगाते हैं, ठीक है। फोर का लूप लगाया, इंट I इक्वल्स टू 0 एंड I इज लेस देन साइज, ठीक है, और I प्लस प्लस। उसके बाद उस लूप ने करना क्या है, इसके अंदर वैल्यूज हमने यूजर से लेनी है। तो लेट से मैं कहती हूँ सी इन और यूजर उसमें वैल्यूज एंटर करे, तो हम कहेंगे कि डी रेफरेंस करें APTR को और उसके अंदर स्टोर करवाते जाएं वैल्यूज जो यूजर ने रख दी हैं। तो वो यहाँ पर आ जाएगा आपका आई, ठीक है। तो क्योंकि ये एरे थी तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो APTR ऑफ I को एक्सेस करेगा तो दैट मीन्स APTR में क्या पड़ा हुआ है, 051 ऑफ 0 इंडेक्स। तो दैट मीन वो इसके अंदर यूजर से वैल्यू लेकर स्टोर करवाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इंक्रीमेंट होगा और ये 054 एड्रेस पर आएगा, +45 हो जाएगा ये, ठीक है। इस एड्रेस पर आएगा, वो होगा आपका ये फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जब वो आएगा तो वो यहाँ पर जो भी यूजर वैल्यू लेट से स्टोर करवाता है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा लूप और फिर उसके बाद 59 के अंदर सेकंड इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से जब तक लूप में साइज कितना था हमारा 50 वेरिएबल्स हैं वो उनको, सॉरी 50 एलिमेंट्स हैं उनको गेट करता जाएगा वन बाय वन और यहाँ पर डायनामिक मेमोरी में आके स्टोर करवाता जाएगा। अब आपने डायनामिक मेमोरी को इस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर लिया। यहाँ से लेट से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था, आपने यहाँ पर प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। अब अगर आप इस चीज को एंड पर सिंपल रिटर्न 0 कर देते हैं और प्रोग्राम एंड कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जैसे ही आपने रिटर्न 0 किया तो जो कुछ भी स्टैटिक मेमोरी के अंदर था, लेट से ये APTR पड़ा हुआ था, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। आपका P था उसने भी ऑटो डी एलोकेट हो गया, जो आपका साइज था वो भी ऑटो डी एलोकेट, APTR वो भी ऑटो डी एलोकेट हो गया। लेकिन जो आपकी डायनेमिक मेमोरी पड़ी हुई थी वो वैसी रहेगी, वो डिलीट नहीं की गई, वो फ्री ही नहीं की गई। और लेट से मैं अगला प्रोग्राम लिखती हूँ या इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करती हूँ तो फिर से ये चीजें क्रिएट होंगी, तो वो इन मेमोरी स्पेसिस को यूज नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए ये ऑलरेडी फिल्ड मेमोरी स्पेसिस हैं, ठीक है ना। उसके पास परमिशन नहीं है कि अभी वो इनके डाटा को ओवरराइड कर सके अनलेस के हमारे पास इनका एड्रेस ना हो, ठीक है। तो ये हमेशा फिल रहेंगी क्योंकि हमारे पास इनका मेमोरी का एड्रेस नहीं है। वो एड्रेस तो पॉइंटर के अंदर था और वो पॉइंटर के थ्रू पॉइंटर हमने प्रोग्राम के साथ डिस्ट्रॉय कर दिए तो हमारे पास से एड्रेस घूम गया। अब एड्रेस घूम गया तो हम उसको किस तरह से डी एलोकेट करें, ठीक है। तो जब आपकी मेमोरी एंड पे फिल होती जाएगी और उसमें स्पेस नहीं रहेगी तो ये चीज आपकी क्या कहलाएगी, मेमोरी लीकेज, ठीक है।
अगर आप अपनी मेमोरी को फ्री नहीं करके जाओगे, डिलीट नहीं करके जाओगे, तो उससे क्या होगा, मेमोरी लीकेज होगी। तो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी रिलीज करना जरूरी है। इफ डायनामिकली क्रिएटेड allocated memory is not released or deallocated, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मेमोरी लीकेज हो जाएगी आपकी, आपके पास मजीद स्पेस नहीं रहेगी उसको स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई इशू हो तो मुझे बताए। नो मैम। अच्छा जी, और अगर मैं चाह रही हूँ कि अब मैं इसको अपने प्रोग्राम के अंदर ही डिस्ट्रॉय करके जाऊं, तो फिर मैं उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय करूंगी, किस किस चीज को डिस्ट्रॉय करना है मुझे ये भी बताते जाओ। पहले तो मुझे डिलीट करना है, डिलीट करना है किसको, एक पीटीआर को, क्योंकि पीटीआर का न्यू के थ्रू कनेक्शन बना था, ठीक है। यस मैम। इसके अलावा डिलीट पी, इसके अलावा APTR मैम। बिल्कुल। तो इन तीनों को जैसे ही मैं ये कमांड अगर रिटर्न 0 से पहले डाल दूंगी, तो फिर इस केस में क्या होगा, काम हो जाएगा मैम। हाँ जी, वो इनको इन मेमोरी की जो लोकेशन उसने यूज की थी इनको डिलीट कर देगा, और इस तरह से मेमोरी आपकी फ्री हो जाएगी, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट क्या है आपकी, ये मेमोरी बनी हुई है, उसके अंदर आपकी स्टैटिक मेमोरी होती है, एक पोर्शन हीप का होता है और एक पोर्शन आपके लेट से स्टैक का होता है। अब वो समटाइम्स हम लोग उसको ये कहते हैं कि जो स्टैटिक मेमोरी है ना, वहीं पे ही इसी पोर्शन के अंदर ही आपका कोड सेगमेंट भी है, यानी कोड पूरा लिखा हुआ है। बेसिकली अगर जब आप वो पढ़ोगे ना असेंबली लैंग्वेज, वहां पर आप ये चीजें पढ़ोगे, कोड सेगमेंट क्या है, रजिस्टर्स क्या हैं, तो फिर उसमें आपको बड़ा ये चीजें क्लेरिफाई हो जाती हैं, क्योंकि वो असेंबली लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज है और उसके अंदर आपको हार्डवेयर की नो हाउ होना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो नो हाउ होगी तो ही आप उसमें कोडिंग कर पाते हो, आपको रजिस्टर्स का पता होगा, आपको मेमोरी के आर्किटेक्चर का पता होगा, तो फिर ही आप उसमें काम करवा सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसी नो हाउ इतनी होनी जरूरी नहीं होती, ठीक है। सिंपल आपको ऑपरेशंस दे दिए जाते हैं और आप मेमोरी को एक्सेस कर लेते हो, ठीक है। आपको नहीं पता उसमें कौन सा रजिस्टर चल रहा है, कौन सा सेगमेंट चल रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ आपको ये पता होता है कि डायनामिकली जब मैंने काम करना है, हीप को एक्सेस करना है, तो मैंने न्यू और डिलीट के ऑपरेशन लगाने हैं, और जब आपने स्टैटिकली करना है तो वो सिंपल जो हमारी इंस्ट्रक्शन चल रही थी वही चलेंगी, ठीक है। तो स्टैटिक में आपके ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल जितने भी आपने यूज किए होते हैं वो आ जाते हैं प्रोग्राम के अंदर। डायनामिकली के अंदर आपके अननेम्ड वेरिएबल्स वो आते हैं जो आपने न्यू के थ्रू क्रिएट करवाए होते हैं, ठीक है। स्टैक के अंदर आपके सारे फंक्शंस के पैरामीटर्स और ऑटो वेरिएबल्स जो उस टाइम पे क्रिएट होते हैं फंक्शंस कॉल के लिए, वो सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो तीन तरह की मेमोरी यूज होती है, एक स्टैटिक हो गई जो बेसिकली कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, ठीक है। परसिस्टेंट होती है जब तक कि आपका प्रोग्राम कोड आपके कोड सेगमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हीप मेमोरी आती है। हीप मेमोरी क्या है जी, ये एक्सप्लिसिटली आपने एलोकेट और डी एलोकेट करनी होती है प्रोग्राम में यूजिंग डिलीट एंड न्यू का फंक्शन, ठीक है जी। आगे आती है स्टैक की मेमोरी। स्टैक मेमोरी आपकी ऑटोमेटिक होती है और ये भी फंक्शन कॉल्स के अगेंस्ट क्रिएट की जाती है और कंपाइल टाइम पे ये भी बनती है, ठीक है। ये आपके पोर्शंस डिवाइड किए हुए हैं। कंपाइल टाइम पे आपका प्रोग्राम कोड और स्टैटिक डाटा जो होता है वो सारा चल रहा होता है, ये लोअर एंड पे आता है मेमोरी के। लोअर एंड मीन जो आपका 000 एड्रेस से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से 000 एड्रेस से। यहाँ पे रन टाइम एलोकेटेड मेमोरी जो है उसमें आपका स्टैक पोर्शन आ जाता है और ये पोर्शन देखें ये हीप का पोर्शन है, ठीक है। अच्छा जी, मेमोरी एलोकेशन को अगर हम देखें तो स्टैटिक जो हमने मेमोरी की थी उसके अंदर क्या हुआ था, सिंपल कोई एरे ली थी और उसका हमें साइज बताना पड़ता था, कांस्टेंट साइज देना पड़ता था, वेरिएबल नहीं होता था। यहाँ पर हम वेरिएबल साइज दे रहे हैं,
ठीक है, अभी तो मैंने ये हार्ड कोडेड 200 लिखा हुआ है ना, आप इसको यूजर से लेकर कभी 200 आ जाएगा, कभी 500 आ जाएगा, कभी 1000 आ जाएगा, तो ये यूजर डिपेंडेंट है। तो न्यू के थ्रू क्रिएट करना है, अपने प्रोग्राम के फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है और उसके बाद डिलीट करवा देना है। तो जब हम एरे के पॉइंटर को डिलीट करवा रहे हैं तो एरे का पॉइंटर किस तरह से डिलीट हो रहा है, आपको सबस्क्रिप्ट पहले देने पड़ेंगे पॉइंटर का नाम लिखने से पहले, ठीक है। अब अगर हम वापस अपने इस कोड के ऊपर आए जो हमने स्लाइड लिखी थी, मैंने रिमूव भी कर दी है। अच्छा जी, उसमें हमने यही कहा था, जो कोड था हमारा उसके अंदर हमने एक ptr लिया हुआ था जो सिंपल आपके न्यू इंट एक वेरिएबल को मेमोरी में यूज डिक्लेयर करवा रहा था। तो जब इस पे काम हो जाएगा तो आप इसको करोगे डिलीट ptr सिंपल वेरिएबल के लिए। लेकिन अगर ये चीज आपकी एरे होगी तो एरे के केस में आपने क्या करना है, इंट स्टार ए ptr इक्वल्स टू न्यू, और न्यू के बाद आपने एरे बतानी है इंटीजर टाइप की, और फिर उसके बाद उसके सबस्क्रिप्ट में आपने बताना है कि उसका साइज क्या होगा, लेट्स से एस साइज का, ठीक है। और जब आपने एंड पे उसको खत्म करना है तो आपने उसको डिलीट सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है वो देना है, और फिर उसके बाद आपने उस पॉइंटर का नाम लिख देना है जिसके अंदर के वैल्यू होल्ड की होगी, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल वेरिएबल में उसको डी रेफरेंस करने के लिए ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, और जब आपने एरे को डी रेफरेंस करना है तो आपका ये कोड होगा। ठीक हो गया? यस मैम। अच्छा जी, वापस अब आते हैं आगे आती है जी डायनामिक मेमोरी की एप्लीकेशन क्या है। डायनामिक मेमोरी की एप्लीकेशन में आ जाते हैं कि जब हमारे पास वेरिएबल साइज होगा मोस्टली चीज़ों के लिए तो हम वहां पर करेंगे यूज। वो कह रहा है इसमें ये एक्सेप्ट वेरिएबल लेंथ एरेज, इसके अलावा जितनी भी चीज़ों में आपको वेरिएबल साइज चाहिए होता है जो रन टाइम पे रिक्वायर्ड होता है वहां पर आप डायनामिक मेमोरी यूज करते हो। ये आप यूज करोगे मोस्टली लिंक लिस्ट और ट्रीज के अंदर, और आप लोग ये चीजें पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में, उस टाइम आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। आगे आता है डिफरेंस इनका स्टैटिक और डायनामिक ऑब्जेक्ट्स का। तो स्टैटिक मेमोरी क्या है, जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएट होगी मेमोरी और डी एलोकेट भी खुद ही हो जाएगी जैसे ही प्रोग्राम आउट ऑफ स्कोप जाएगा, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड या कोड सेगमेंट से खत्म होगा, ठीक है। डायनामिक ऑब्जेक्ट्स क्या है, जो हीप में क्रिएट होंगे और अपॉन यूजर रिक्वेस्ट क्रिएट होंगे यूजिंग न्यू फंक्शन। तो उनको डिलीट करने के लिए भी यूजर को खुद ही रिक्वेस्ट करनी होगी कि अब इसको हमने काम कर लिया, अब आप इस मेमोरी को फ्री कर दें, ठीक है। तो वो डिलीट ऑपरेशन उसके लिए यूज होगा। न्यू ऑपरेशन क्या करेगा, उसका एक सिंटैक्स हमने बताया जी, पहले हमने पॉइंटर की डाटा टाइप वही होगी जिस टाइप का डाटा आपने उसके अंदर स्टोर करवाना है। तो ये जो पॉइंटर के पीछे आपने डाटा टाइप लिखी हुई है ये वही डाटा टाइप होगी जिस टाइप का आपने डाटा रखवाना होगा अपनी डायनामिक मेमोरी के अंदर, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है जो पहले यूज हो रहा था, सिर्फ फर्क ये आ गया कि अब न्यू के साथ हम इसको डायनामिकली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये पॉइंटर आपका स्टैटिकली बनाया गया है, और ये जो चीज है ये आपकी डायनामिक अनइनिशियलाइज्ड इंटीजर वेरिएबल जो न्यू के थ्रू डायनामिकली क्रिएट किया गया है, इन दोनों का कनेक्शन यहाँ बाइंडिंग हो जाती है डायनामिक मेमोरी में, ठीक है। तो इसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर हुआ होगा और ये बाइंड हुआ होगा इस मेमोरी लोकेशन के साथ, ठीक है। जब भी न्यू का ऑपरेटर आप लगाओगे, न्यू ऑपरेशन क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा हीप के अंदर एनफ मेमोरी पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। अगर पड़ी होगी तो वो इनिशियलाइज करा देगा उस मेमोरी को या एलोकेट करा देगा उस मेमोरी को, और फिर उसके बाद उसके अंदर पॉइंटर जो होगा उसके अंदर आपको रिटर्न कर देगा एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा एरर मैसेज के साथ कि जी इनफ मेमोरी नहीं है आपके पास, ठीक है। आगे आए तो डायनामिक मेमोरी को डीएलोकेट करना है तो उसके लिए हम डिलीट ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। डिलीट ऑपरेटर में डिलीट पॉइंटर का नाम करते हैं, तो वो इस तरह से बाइंडिंग को डिलीट करता है, कनेक्शन खत्म करता है और मेमोरी स्पेस फ्री हो जाती है, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पर आपको एक कोड दिया हुआ है, अब इस कोड को ड्राई रन करते हैं। कैरेक्टर पॉइंटर PTR, ये कहाँ पे आपका क्रिएट होगा? ये पॉइंटर PTR कहाँ पर क्रिएट होगा? मैम मेमोरी की लोकेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, स्टैटिक मेमोरी के अंदर ये आपका वो क्रिएट होगा ना, जी जी ठीक है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद उस पॉइंटर को न्यू के थ्रू एक नया कैरेक्टर कहा है डायनामिक मेमोरी में एलोकेट करने के लिए। दैट मीन्स 1 बाइट उसके लिए डायनामिक मेमोरी में एलोकेट की जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंटर आपका स्टैटिक मेमोरी में क्रिएट हुआ विद ऑन 2000 एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जब उसने न्यू के थ्रू उसको क्रिएट किया तो डायनामिक मेमोरी में किसी 5000 एड्रेस के ऊपर अननेम्ड मेमोरी, इस मेमोरी का कोई नाम नहीं रखा गया, उसने इसको एलोकेट किया। एलोकेट करने के बाद हमने इस पॉइंटर को 5000 को डी रेफरेंस करके उसमें बी रखवाया और उसने उसके अंदर बी स्टोर करवा दिया, ठीक है। फिर हमने उसको पॉइंटर को डिस्प्ले करवाया और फिर उसके बाद डिलीट कर दिया है पॉइंटर को। जैसे डिलीट होगा तो डिलीट का ऑपरेशन क्या करेगा, इस कनेक्शन को खत्म कर देगा और पॉइंटर के अंदर दोबारा से वही नल वैल्यू आ जाएगी कि वो किसी भी चीज को भी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। आगे आती है डायनामिक एरेज। डायनामिक एरेज में आपको साइज बताना होता है, न्यू के बाद डाटा टाइप और फिर आपने उसका साइज बताना होता है। डिलीट करना क्यों जरूरी है? डिलीट करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप पॉइंटर को डिलीट नहीं करोगे तो वो उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा। मतलब अगर जो उनकी दरमियान बाइंडिंग की गई थी कि ये उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, अगर वो उस एड्रेस को नहीं पॉइंट करना छोड़ेगा तो वो मेमोरी फ्री नहीं होगी। जब तक मेमोरी फ्री नहीं होगी तो हम उसको प्रोग्राम से कैसे एग्जिट कर सकते हैं ना। आपको प्रोग्राम से एग्जिट करने से पहले मेमोरी यूज की हुई है जो उसको फ्री करना होगा। अगर फ्री नहीं करोगे तो लेटर ऑन जब आप प्रोग्राम दोबारा यूज करने आओगे तो आपके पास एरर आ जाएगा कि हीप में तो जगह ही नहीं है, आपने कहाँ पर चीजें स्टोर करवानी है, ठीक है। तो ये उसी तरह से है कि आपके पास एक रिसोर्स गिवन है जो कि आपका अपना नहीं है, ठीक है। आप जाते हो वहां पर, जिस बंदे का वो रिसोर्स है आप उससे रिक्वेस्ट करते हो कि क्या मैं अपनी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए आपका ये रिसोर्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर वो रिसोर्स यूज करने के बाद आप उसको कहते हो कि हमने रिसोर्स यूज कर लिया, अब हम इसे एम्प्टी करके आपको वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो इसलिए जो वापस रिटर्न करने वाला काम है ना वो डिलीट के थ्रू करना है। अगर आप उस रिसोर्स को यूज करने के बाद उस पर अपनी चीजें वैसे ही रख के आ जाओगे तो सारे समझते रहेंगे कि ये रिसोर्स तो बुक है, ये भी रिसोर्स बुक है, रिसोर्स बुक है, और कोई भी उसको यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए उस चीज को डिलीट करना जरूरी है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो ना कि आपका डेस्क है, ठीक है। आपकी क्लास में थे लेट से 10 डेस्क और आपको अपनी क्लास में 15 बच्चे आ गए हैं, तो उन 15 बच्चों के लिए आपको 5 मजीद डेस्क चाहिए थे। तो आपने किसी दूसरी क्लास से वो 5 डेस्क जो थे उनको कहा कि ये हमारे साथ अभी जो है शेयर कर दें ताकि हम इसमें अपने बच्चों को टाइम पे बिठा कर तो हम लोग पढ़ लें, ठीक है। लेटर ऑन जब आप पढ़ के चले जाएंगे तो आप उस जगह को खाली कर देंगे ताकि कोई और आकर उन 5 डेस्क को फिर से यूज कर सके। लेकिन अगर आप उन डेस्क के ऊपर अपने कोई बैग्स अपनी कोई चीजें वगैरह इस तरह से रख जाओगे तो आने वाले बच्चे समझेंगे कि ये ऑलरेडी बुक्ड है, कोई इस पे बैठा हुआ है, तो वो इस पे नहीं बैठेंगे, तो वो टीचर से कहेंगे सर सीट्स ही नहीं है, ठीक है। तो रिसोर्स को फ्री नहीं किया तो आने वाले बच्चे जो थे वो कंफ्यूजन में पड़ गए कि ये तो जगह फ्री ही नहीं है, अब हम क्या करें, ठीक है। तो इसलिए डिलीट करना जरूरी है। हाँ जी, आप बताएं, अब अगर किसी को कोई इशू हो तो फिर आगे चलते हैं। ये वही डाटा टाइप बतानी है और साइज बतानी है। अरे के केस में आपने पॉइंटर डिक्लेयर करवाया और उसमें न्यू का कीवर्ड लगाने से हमें पता चला ये डायनामिकली किसी मेमोरी का एड्रेस लेने लगा है और वो मेमोरी जो है वो कोई एरे टाइप के लिए है, ठीक है। तो पी क्रिएट हुआ स्टैटिक मेमोरी में और उसने ये कोई एड्रेस उठा लिया इस डायनामिक मेमोरी का जिसने 5 मेमोरी लोकेशंस
4 एरे के एलिमेंट्स एलोकेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं P इज अ पॉइंटर ऑफ इंटीजर टाइप। फिर उसके बाद P को जो है वो P कैन बी कंसिडर एज एन एरे, क्योंकि हमने कहा था कि एरे नेम भी एज पॉइंटर ही यूज होता है। तो अगर इस P को हम समझेंगे ये पॉइंटर टू एन एरे है, तो इट मीन्स कि ये एरे के नेम की जगह यूज हो सकता है, ठीक है। तो वो एरे किसी भी साइज की हो सकती है, वो यूजर से रन टाइम भी लिया जा सकता है। इस एरे को डिलीट करना भी जरूरी है, और डिलीट करने के लिए आपको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर पॉइंटर के नाम से पहले देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है, इसमें आपने पहले एक करेक्टर पॉइंटर लिया है। करेक्टर पॉइंटर ये क्रिएट हुआ, इस करेक्टर पॉइंटर ने डायनामिकली एक एरे को पॉइंट करना है, ठीक है। ये डायनामिक एरे क्या है जी? न्यू करेक्टर 5 करेक्टर्स की उसने एरे ली है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस 6000 है। तो PTR 0 पर B रखवाया हुआ है, फिर Y रखवाया है, फिर तीसरे में E और चौथे में नल रखवाया है, ठीक है। नल रखवाने के बाद ये ओवरराइड अगर आपने कोई वैल्यू करनी है तो उसी तरह से PTR ऑफ 0, तो PTR ये 6000 ऑफ 0, तो वो U को वहां पर ओवरराइड कर देगा, B को चेंज कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने इस मेमोरी का लिंक खत्म करना है इस पॉइंटर के साथ, इसको फ्री करना है BYE जो नल के साथ लिखा हुआ है, तो हम डिलीट कर देंगे इस पॉइंटर को। जब डिलीट करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी में नल आ जाएगा और आपका कनेक्शन जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, और इस तरह से मेमोरी फ्री हो जाएगी। अब बिफोर पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा था, डिलीट PTR जैसे ही आया उसने उसका कनेक्शन जो था वो रिमूव कर दिया, ठीक है। और अगर एरे में देखें तो ये आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश था, जब दोबारा से डिलीट की इंस्ट्रक्शन एरे के लिए आई तो उसने पूरी की पूरी एरे के लिए जो स्पेस फिल की हुई थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डी एलोकेट कर दिया, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन, हाँ जी, ये कोड दिया हुआ है इसमें, वो कह रहा है एक n टाइप का वेरिएबल है, इसको ड्राई रन कर देंगे, यहीं पे बता दूं। अच्छा जी, ये कोड आपको क्या बता रहा है, सबसे पहले आपका n वेरिएबल क्रिएट हुआ जो स्टैटिक मेमोरी में, फिर उसके बाद उसमें सी आउट करवाया आपको कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो आपने सी इनपुट दी जी, n के अंदर हमें 50 स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आया एक पॉइंटर जिसका नाम है ग्रेड, पॉइंटर क्रिएट किया गया जिसका नाम है ग्रेड्स, ठीक है। ग्रेड्स को डायनेमिकली पॉइंट की गई है कोई एरे जिसका साइज n है, ठीक है। तो लेट्स से ये आपकी डायनेमिक मेमोरी थी, ठीक है। इसने यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश किया 450 इंटीजर एरे के लिए, ठीक है। अब जब ये उसने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया तो उसके बाद यही जो आपको मैंने अभी इनपुट लेने का तरीका बताया था, उसने इनपुट ली है, एक वेरिएबल मार्क्स लिया है, मार्क्स फिर से आपका स्टैटिक मेमोरी में क्रिएट हुआ, ठीक है। और उसके बाद सी आउट किया है इनपुट ग्रेड फॉर स्टूडेंट i+1 यानी 0+1, इनपुट ग्रेड फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, तो सी इन मार्क्स, मार्क्स के अंदर यूजर ने एंटर किए 50 मार्क्स, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ आई, ग्रेड ऑफ आई मीन 0th इंडेक्स के ऊपर 50 स्टोर करवा दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते थे, ये डायरेक्टली ग्रेड्स ऑफ आई और इसको सीन कर लेते डी रेफरेंस करके, ठीक है। उस एरे को पॉइंटर के थ्रू हमने डी रेफरेंस किया है, अगर आप पॉइंटर के थ्रू डी रेफरेंस ना भी करते तो उसने वैसे दूसरी तरह से भी चल जाना था, लाइक इस तरह से, क्योंकि हमने कहा था पॉइंटर एज एरे वर्क करेगा। तो अगर आप ऐसे भी लिख देते ग्रेड्स ऑफ आई तो वो भी चल जाएगा। क्या ख्याल है, चल जाएगा? वहां पर पॉइंटर की लोकेशन और दूसरी साइड पे हम वैल्यू साइन कर रहे हैं।
ठीक है, यस मैम। देख लेते हैं। तो ये आपका पॉइंटर P क्रिएट हुआ, ठीक है। पॉइंटर P ने आपकी डायनेमिक मेमोरी के अंदर लेट्स से F01 एड्रेस पर न्यू इंटीजर क्रिएट किया, ठीक है। तो F01 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कोड जो मैंने लिखा है ना, ये इसलिए इफ एल्स का लिखा है। वो जो हम कह रहे हैं कि न्यू ऑपरेटर ने आपको दो काम करने हैं। अगर तो न्यू ऑपरेटर आपको मेमोरी में चेक करके कोई एड्रेस असाइन नहीं करता और एरर आता है, कोई एड्रेस नहीं देता, तो तब हम सिंपल वो एड्रेस कैच करें कि चेक करें कि P के अंदर क्या कोई एड्रेस आया है। अगर नहीं आया तो डिस्प्ले करा दें एलोकेशन ऑफ मेमोरी फेल्ड, ठीक है। एल्स आपने जो अपना काम करना है वो कोड यहाँ पर डाल दें, ठीक है। आ गई समझ? तो वो जो चीज है कि अगर हमें न्यू ऑपरेटर ने कुछ रिटर्न किया है तो ठीक है, अदरवाइज अगर उसने नहीं रिटर्न किया, इफ न्यू रिटर्न नो एड्रेस, केस में क्या होगा, हम कह देंगे कि एलोकेशन ऑफ मेमोरी फेल्ड, ठीक है। अदरवाइज जो हमने उसमें काम करना है वो हम परफॉर्म करवाएंगे, ठीक हो गया। ये एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया है मैंने R, ठीक है। उस फ्लोट टाइप के R वेरिएबल के अंदर एक फ्लोट वैल्यू हमने रखवाई है ये यहाँ पर, और वो है जी 75.25, ठीक है। वो मेमोरी एड्रेस पे लेट से पड़ी हुई थी A1 पे, तो A1 के साथ इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जी आपका n वेरिएबल के अंदर 5 पड़ा हुआ है। उसके बाद आपका Q है, Q के अंदर आपने रखवाया है जी पॉइंटर है, और ये किसी न्यू इंटीजर टाइप की एरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो एरे लेट से B1 पे पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर B1 आ जाएगा। वो पूरी की पूरी एरे जो होगी उसको आप फिर यूज कर सकोगे इस Q1 के थ्रू, ठीक है। वहां पर फिर से इफ का कोड लगाकर मैंने चेक किया है कि एड्रेस आया है एलोकेशन ऑफ मेमोरी के लिए। अगर आ गया तो ठीक है, उसमें मैंने फिर डिस्प्ले करवाई है चीजें और पहले इनपुट करवाई थी, ठीक है। उसके बाद पॉइंटर को डिलीट किया है P को, दैट मीन्स इसको फ्री किया है। फिर मैंने पॉइंटर R को फ्री किया है, और फिर उसके बाद ये Q वाले पॉइंटर को फ्री किया है, ठीक है, जो कि एरे को पॉइंट कर रहा था। इसमें कोई इशू है? नो मैम। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में इस चीज के थ्रू आपके पॉइंटर्स भी क्लियर हुए होंगे या नहीं? यस मैम, रिपीट हो रहे हैं साथ साथ वो भी। डैंगलिंग पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है। डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब है अ पॉइंटर पॉइंटेड टू अ डी एलोकेटेड मेमोरी, तो उसको हम कहेंगे ये पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर है। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक पॉइंटर ए लिया है हमने, ठीक है, और वो 5 की एरे को, इंटीजर टाइप की एरे को पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर ने एड्रेस उठा लिया अपने अंदर 200, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस डायनामिक मेमोरी में हमें 200 मिला है, ठीक है। आपने ए के अंदर कोई वैल्यूज रखवाई हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक बी पॉइंटर क्रिएट किया है और उसको ए का एड्रेस जो भी उसके अंदर पड़ा हुआ था वो रखवा दिए। अब एक चीज गौर करें कि ए जो था उसमें डायनामिक मेमोरी को बाइंड किया था, न्यू लिखकर ए के साथ हमने उस मेमोरी को बाइंड किया था। ऑल्दो अब हम बी के अंदर वही एड्रेस उठा रहे हैं, लेकिन अगर मैं डिलीट वो एरे कर दूंगी ए पॉइंटर के लिए, तो इट मीन्स कि ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था ए का इस एरे के साथ, वो डिलीट हो जाएगा। जब वो डिलीट हो जाएगा तो बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस होगा, उसके साथ उसकी बाइंडिंग नहीं होगी। तो जब आप बी के थ्रू उस एरे को एक्सेस करके उसमें कुछ रखवाना चाहोगे तो आपको इलीगल ऑपरेशन का मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यस मैम। बी अब एक डैंगलिंग पॉइंटर है, क्योंकि ये एक डी एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ठीक हो गया। इस तरह से हो जाएगा कि पॉइंटर जो है उसमें तो नल आ गया, क्योंकि वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था वो अब रही ही नहीं, ठीक है। और बी जो है वो जिस जी एड्रेस को कर रहा है उसके साथ उसकी बाइंडिंग ही नहीं है, तो दैट मीन्स वो एक इलीगल ऑपरेशन हो गया, ठीक है। मैम, अगर हम बी के लिए भी करेंगे डिलीट तो डेफिनेटली यही केस होगा, नहीं, बी हमने राइट? न्यू के थ्रू क्रिएट नहीं ना किया, वो डायनामिकली क्रिएट ही नहीं किया।
हाँ सही है, उसको साइन ठीक है, ठीक। ठीक हो गया। ए के थ्रू उसको एड्रेस किया गया, सही है मैम। अब मेमोरी लीक जो है, मेमोरी लीक क्या कॉन्सेप्ट है? मेमोरी लीक मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि मेमोरी जो नहीं अब चाहिए आपको, उसको आपको रिलीज करना है। अगर आपने उसे डायनामिकली क्रिएट किया है यूजिंग न्यू ऑपरेटर, ठीक है, तो उस पर डिलीट करना जरूरी है ऐसे। अब मेमोरी लीक होता कैसे है? आपने यही ए के थ्रू मेमोरी क्रिएट की, उसमें वैल्यूज रखवाई, उसके बाद आपने ए पॉइंटर, यही वाला पॉइंटर यूज करते हुए एक और न्यू इंट एरे ऑफ 5 क्रिएट की। तो अब ये जो इसका बाइंडिंग हुई थी, वो बाइंडिंग इसके साथ खत्म हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी इस वाली न्यू एरे के साथ, ठीक है। तो होगा क्या कि अब ये उसी तरह से एग्जिस्ट कर रही है, इसको आपने डिलीट भी नहीं किया, ये मेमोरी में एग्जिस्ट करती रहेगी, ठीक है। जब मेमोरी में एग्जिस्ट करती रहेगी तो ये आपकी स्पेस फिल कर देगी और एट द एंड आपकी मेमोरी लीक हो जाएगी, ठीक है। यस मैम। हाँ जी।